नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश ने जातीय सर्वे का दांव क्या चल दिया, सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि बिहार में कितना अगड़ा है और कितना पिछड़ा है अब ये साफ हो चुका है। इसी रिपोर्ट के बदौलत इंडी गठबंधन 2024 में चुनावी ताल ठोकने की कवायद में जुटी है। वहीं बिहार की सियासत की आंच यूपी में भी पहुंच गई है और यहां फिर विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग को लेकर लामबंद हो गया है। लेकिन बीजेपी अपने स्टैंड पर पहले की तरह क्लियर है। यह रिपोर्ट देखिए। राजनीति की नई धुरी, जातीय जनगणना की बारी। जातीय जनगणना पर वोल्टेज हाई, विपक्ष मांगे मोर। 24 में अगड़े पिछड़े पर मारामारी। बिहार सरकार ने जनता के सामने जैसे ही जातीय जनगणना का पूरा लेखा जोखा रखा, मानो सियासी भूचाल सा आ गया। 2024 के लोकसभा चुनाव का इंडी अलायंस का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उसने बिहार से जातीय जनगणना के नाम पर छोड़ दिया, जिससे एनडीए अलायंस में हड़कंप मचना लाजमी था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बिहार सरकार के फैसले का जहां पूरा इंडी अलायंस स्वागत कर रहा है और इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है, वहीं बीजेपी भी इस जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर सवाल खड़ा कर रही है और इसकी कमियां गिना रही है। कहते हैं एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जाए तो उसका असर दिखना लाजमी है। नीतीश बाबू ने ऐसा ही तीर छोड़ा कि इसका असर यूपी से लेकर सभी राज्यों में देखने को मिल रहा है। सियासी पारा ऐसा गर्म हुआ कि जिसकी तपन सियासी गलियारों में साफ देखी जा सकती है। यही वजह है कि यूपी की राजनीतिक फिजा में एक बार फिर से जातिगत जनगणना की मांग गूंजने लगी। पक्ष से लेकर विपक्ष दोनों ही जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। अगर हम बात एनडीए गठबंधन की करें तो सुबह सपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी का गठन ही इस मुद्दे की लड़ाई को लेकर हुआ है। पार्टी विधानसभा में इस मुद्दे को कई बार उठा चुकी है। हर वर्ग की हिस्सेदारी की लड़ाई सत्ता के भीतर और बाहर रहकर भी लड़ती रही है। सुबह सपा रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग कर चुकी है। फिलहाल अरुण राजभर ने बिहार के जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। हो पा रही है। जब तक जातियों की संख्या की गिनती नहीं हो पाएगी तब तक इस तरह के जातियों का उत्थान नहीं हो पाएगा। जैसे आज बिहार में जातीय जनगणना का सर्वे कराया गया और सर्वे को पब्लिकली किया गया। इसके लिए मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया और जनता के बीच में उनके आंकड़ों को प्रस्तुत करने का काम किया। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत नहीं होने चाहिए, अब उनके सामाजिक स्तर पर कितना आपने बदलाव करने के लिए कार्यक्रम चलाया, कितना उनके आर्थिक उत्थान के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए आपने सरकारी योजनाएं चलाया, उनको कितना सामाजिक भागीदारी दिया। कहीं न कहीं कुछ जातियों को ज्यादा दिखाया गया है, कुछ जातियों को कम दिखाया गया। आंकड़े ऐसे प्रस्तुत किए गए हैं जिस आंकड़ों में कुछ गड़बड़ियां दिख रही है। एनडीए गठबंधन में भले ही कुछ पार्टी जातीय जनगणना की मांग को सही और जायज ठहरा रही है, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बीजेपी का कहना है कि वो सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और बीजेपी जातीय जनगणना कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इसमें ध्यान देने का कोई विषय नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति सब समाज के लिए। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और हम जातिवादी कोई राजनीति नहीं करते। आप देख लिए, हमने शौचालय दिए, हमने प्रधानमंत्री आवास दिए, हमने गैस सिलेंडर बांटे, हमने मुफ्त अनाज दिया। तो जो हमारी मेन क्रीम गरीब कल्याण की योजना थी, हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए। तो हमने कभी जात के आधार पे काम ही नहीं किया। हमारे लिए तो गरीब गरीब है, और मैं मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि गरीब गरीब है, गरीब की कोई जाति नहीं होती। हम जातिगत योजना क्यों करावाएं? हम देश को जातिगत राजनीति में नहीं ढकेलना चाहते। जातीय जनगणना को लेकर इंडी अलायंस अपने सुर मुखर करती नजर आ रही है।
सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मुस्लिम काफी पीछे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे जाति वाले लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि आज सभी जाति के लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो और जाति के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान मिले। आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछड़े दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। सर, अभी आपने बात कही थी कि एक व्यक्ति आया और मनु में उन्होंने पूरी चीज़ देखिए, 5000 साल पहले जो जाति व्यवस्था आई, उससे हमारे देश में और समाज में बहुत सी दूरियां बनी हैं। समय समय पर सोच लोगों को बदलने के लिए महापुरुष और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने समय समय पर समाज को सुधारने का काम किया और हमें उम्मीद है कि जिस समय समाज पढ़ा लिखा बनेगा, जातियां भी टूटेंगी। जिस समय समाज संपन्न होगा, हर जाति एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़ी हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात की जाएगी तो जाति जनगणना पे भाजपा सरकार की मंशा साफ नहीं है। आप लोग भी जानते हैं और जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं, हिंदुस्तान के जो निवासी हैं सभी जानते हैं। जातीय जनगणना जब एक प्रांत में लागू होती है, बिहार में, उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा जातीय समीकरण बनेगा, जातीय आधार पर उसको लाभ मिलेगा। जो पिछड़े शोषित वंचित लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों इससे भाग रही है या भाजपा सरकार इससे क्यों भाग रही है, ये चिंता का विषय है। कुल मिलाकर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जहां देश 2023 के आधुनिक युग में पहुंच गया है और हमने चांद के सफर को तय कर लिया है, ऐसे में जहां शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए थी, वहां जाति और धर्म की बात हो रही है। इन सबको देखकर तो सिर्फ एक गाना याद आता है कि तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। HNN के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुके हैं मनोज पंडित जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HNN में। राज शर्मा जी, रुख आपका कर लेते हैं। राज शर्मा जी, जातिगत जनगणना की बात अब यूपी में काफी तेजी से होने लगी है। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जैसे ही आई, आप लोग बहुत खिलखिलाकर हंसने लगे और आप लोग काफी उत्साहित नजर आए, इंडी गठबंधन काफी उत्साहित नजर आया। ऐसा जातिगत जनगणना का आपने रिपोर्ट कार्ड तो रख दिया, उसके बाद क्या? मनीष भाई, मैं सबसे पहले तो बात बता दूं, हम लोग बच्चे लोग नहीं है जो खिलखिला के उठने लगे कुल्फी के नाम पे या आइसक्रीम के नाम पे। ये देश के भविष्य का सवाल है और देश के भविष्य के लिए आप लोग खुश नहीं थे, राजनीतिक पार्टियों को आप लोग खुश नहीं थे सर? नहीं, खुश होना, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आप लोग भी खुश हो गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ। नहीं, मगर आपका कहने का जिस तरह का स्तर था, मैंने वही बात पढ़ी कि हम लोग खुश होना है, कोई ऐसा नहीं खिलखिला रहे, कोई बच्चे नहीं है। जो बात सही है हम उस बात को करेंगे। मैं ये मानता हूँ, मेरी पार्टी मानती है कि ये जनगणना होनी चाहिए। इसमें खुश होना और दुख होने की कोई बात नहीं, हम अपनी मांग कर रहे हैं, ये होनी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दिखता है। आप इस बात को देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं समझता कि उन्हें ये जनगणना कराने में क्या दिक्कत क्या आ रही है। करा दो भाई, इसमें क्या दिक्कत है? आप अपने घर के सदस्यों की बता दो भाई कितनी संख्या है। अब इसमें जानने में क्या दिक्कत आ जाएगी? मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत आएगी। ये कराना चाहिए सरकार को, और हमारी पार्टी का ये पहले से मानना था। कोई आज नहीं है कि ये बिहार में हो गई तो हम बड़े खुश हो रहे हैं। बिहार में हो गई, नीतीश जी का बिल्कुल धन्यवाद। और मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरे उसके बाद क्या राज भाई, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? हाँ, हो गई, अब क्या? उसके बाद पूरे देश में करानी चाहिए, पूरे देश में करानी चाहिए। उसके बाद क्या मतलब करा दिया, उसके बाद क्या सर? उसके बाद क्या होगा? नहीं, उसके बाद क्या होगा? सब पता चलेगा कि कौन कितनी जनता है, क्या है, फिर रिजर्वेशन कैसे होगा, क्या होगा। आगे चल के एक सिनेरियो बनेगा कि भाई
नए तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर कोई रिजर्वेशन हो रहा है तो मुझे जहां तक जितना मैं जानता हूं तो उतना रिजर्वेशन का ना तो किसी को फायदा मिल रहा है, सिर्फ देश रिजर्वेशन के नाम पे उलझा हुआ है। देश में कोई तरक्की नहीं हो रही है, देश की जनता जिसको रिजर्वेशन मिलना है उसको रिजर्वेशन मिल नहीं रहा है, और जिसको मिल रहा है उसे फायदा नहीं मिल पा रहा है। सारी सरकार सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझा के रख रही है। मेरा व्यक्तिगत रूप से और मेरी पार्टी का ये मानना है कि रिजर्वेशन के पहले ये कर लिया जाए कि गिरना, मैं तो कहता हूँ ये जो महिला का बिल आई है, महिला का बंधन बिल, इसको भी तब करना था जब ये गणना करा। लेकिन अभी तो बता नहीं पाए इसके बाद क्या, और इससे देश बोले इसके बाद आप बता नहीं पा रहे इसके बाद क्या कराने से क्या? बीजेपी तो कह रही है आप तो बांट रहे हैं, कराने से आप तो बांटना चाह रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं आप। अभी पीएम कह रहे हैं हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं आप। नहीं, पहली बात तो पीएम कह रहे हैं तो क्या फिर मैं कह दूंगा पीएम साहब के सर्टिफिकेट देंगे, हम लोग बांट रहे। जो पीएम साहब कहें वही सही है, जो पीएम साहब कह दें, अमित शाह जी कह दें वही सही है, बस जो भारतीय जनता पार्टी कह दे वही सही है। मतलब ये देश भारतीय जनता पार्टी की सोच से नहीं चलेगा, ये देश 140 करोड़ लोगों की सोच से चलेगा। अगर आज प्रधानमंत्री जी कह दे और एकदम रोना पीट लें तो उनसे नहीं चलेगा। उनको वोट दिया था बड़े उससे, और फिर तो आपने शायद, मुझे लग रहा है कि मनीष भाई, प्रधानमंत्री जी सुना करो, वो तो कहते वंचित, शोषित, पिछड़ा, चिल्ला चिल्ला के कहते आप क्या दिक्कत आ रही है, दे क्या दिक्कत है? मतलब उन्हें दिक्कत क्या है? ये भारतीय जनता, आप नहीं बता पाएंगे, ना ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आखिर दिक्कत क्या है भाई? ये तो सब जगह है ही, शुरू से चला ही आ रहा भाई। मेरा तो मानना ये हो, जो होना है वो होए, और उसके बाद एक देश को तरक्की की ओर ले जाओ। मनोज पंडित जी, आपको क्या दिक्कत है भाई? वो तो कह रहे हैं आप लोग को क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों नहीं लागू करने की और उस दिशा में काम कर रहे हैं? जब इन्होंने कराई थी तो इन्होंने आंकड़े क्यों नहीं पेश किए थे? इनको क्या दिक्कत थी? आप ही बताइए मनीष भाई, इन्होंने भी तो कराई थी, तो जब वो आंकड़े पेश करने थे तो क्यों नहीं किए इन्होंने? आज इनको दिक्कत क्या हो रही है? मनीष भाई मैं बताऊं आपको, सबसे पहले जातिगत जनगणना हुई 1931 में, 1931 में हुई, फिर 1941 में हुई। ना 1931 के आंकड़े सामने आए, ना 1941 के आंकड़े सामने आए, नहीं अब ऐसा है ना पंडित जी, आप राज जी सुनिए, आप अगर शोर मचाएंगे तो कुछ नहीं पब्लिक सुन नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी। मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ। एक्चुअल में जो समझना चाहते हैं या जो समझाना चाहते हैं, हमारा वक्तव्य, हमारे बोलने का या इस डिबेट का कुछ भी करने का फायदा तब है कि जब हम और आप अपना पक्ष जनता के सामने रख सकें। ऑलरेडी डिसीजन तो जनता को लेना है ना, हम और आप सिर्फ दोनों यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आप अपनी बात कहें और हम अपनी बात कहें, और जो जनता को समझ में आएगी वो अपनी बात कहेगी। ठीक है, तो 1931 से लेके जो पहली जनगणना 1931 में, उसके आंकड़े नहीं सार्वजनिक किए गए, 1941 में नहीं किए गए। 2011 में जब इनकी सरकार थी और जब इन्होंने जातिगत जनगणना कराई थी, तो उसके आंकड़े इन्होंने आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए। तो मेरा मानना यह है कि जब आप सत्ता में रहते हैं तब आपको ये चीजें समझ नहीं आती, जब आप सत्ता से बाहर आते हैं तब आपको ये चीजें समझ में आती हैं। पहली बात। दूसरी बात मनीष भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है, ये खाली जातिगत आंकड़ों पे राजनीति नहीं करती। यहाँ पर आप ये देखिए कि कोई भी योजना किसी जाति के लिए नहीं बनाई जाती, वो योजना भारत की जनता के लिए बनाई जाती है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो। अभी आप देखिए उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर किसी को जाति पूछ के नहीं दिया जाता मनीष भाई। जो प्रधानमंत्री आवास है, किसी को जाति पूछ के नहीं दिए गए। बीच बीच में आप लोग ग्राफिक्स भी चलाते रहिए। हाँ बोले मनोज पंडित जी, आप ये देखिए कि जो अभी जो जल योजना है, वो किसी के घर ये पूछ कर नल नहीं लगाया जाता कि आप किस जाति से आते हैं और आपको नल लगेगा नहीं लगेगा। शौचालय किसी की जाति पूछ के नहीं बनवाए गए। तो ये जो लोग हैं, जो राजनीति जाति में बांटने का काम कर रहे थे, अब इससे उठ के कुछ करना पड़ेगा। अब देश की जनता सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और देश की विकास की बात चाहती है। अब चाहती है कि हम उनके साथ खड़े हों जो हमारे भविष्य का भला कर सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चाहती है राज शर्मा जी। लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप उनको फिर से उसी दौर में ले जाएं जब जातियों की बात हुआ करती थी।
आज आप उसी दौर में लेकर आ रहे हैं जब जातियों की बात हो रही है। कांग्रेस कहती थी भाई कि हम सभी धर्मों सभी जातियों के साथ हैं, फिर जातिगत जनगणना, फिर ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, कहां सर आप लोग कहां फंस गए इस सब झमेलों में? मैं एक बात कहूं, हाँ राजा। पांडे जी जवाब दे देंगे। प्रधानमंत्री जी तो स्वयं अपने भाषण में कहते हैं मैं एक पिछड़ा, तो वो अपने को पिछड़ा क्यों कहते थे? पिछड़ा कह के निरुपराय बन जाते थे क्या? 20 बार भाषण में सुना होगा पांडे जी आपने कि वो अक्सर ये कहते हैं मैं पिछड़ा हूं इसलिए विपक्ष मुझे सह नहीं पा रहा। फिर वो क्यों बोलते थे? सिंपैथी लूटने के लिए, जैसे पिछड़ों में निरुपराय लूट लेती है। तब नहीं आए। इसमें क्या है? जातिगत कर लो, बाकी बात की बात है। जातिगत करने में क्या जा रहा है? क्यों नहीं करते भाई? करने के बाद क्या राज भाई, वो सवाल ये उठ रहा है, आप क्या कर देंगे? आप क्या देंगे? रिजर्वेशन दे रहे हैं आप? क्या दे रहे, कुछ छूट दे रहे उनको? पहले मेरी बात सुनिए। बिहार में कुछ छूट दी जाएगी? नहीं ठीक है, जातिगत जनगणना हो गया, जातिगत जनगणना हो गई, उन्होंने रिपोर्ट भी दे दिया, इतने हिंदू हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने यादव हैं, इतने अति पिछड़ा है, इतने पिछड़ा है, सब उन्होंने सब कुछ दे दिया। अब उसके बाद क्या होगा? अब मैं कितनी बार कहूंगा? एक बात को अगर 100 बार कहो मतलब वही होगा, और एक बार को एक बार कहो मतलब वही होगा। मैंने कहा ना बाद में देखा जाएगा। बाद में क्या देखा जाएगा? अच्छा, महिला आरक्षण बिल आ गया, तब फिर बाद में नहीं देखा जाएगा। अब ये आ गया तो इसको बाद में देखेंगे। अरे सर क्या चल रहा है? महिला आरक्षण बिल क्या आ गया मनीष भाई? ये देश में क्या चल रहा है? कायदा तो ये था महिला आरक्षण बिल, इन्होंने विरोध किया था। ये आप कर रहे तो सही कर रहे। यही थे 5 हस्तियां जिन्होंने मना करा था 89 में विरोध। अब आप मैं कह रहा महिला आरक्षण बिल पे अच्छा जाति गणना क्यों नहीं हो सकती? मनीष भाई मैं आप ही से पूछ लूं, जाति गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं कराइए, आप किसने रोका है आपको? तो सर कराया तो है आपने राजस्थान कर्नाटक में, क्यों नहीं क्लियर कर दिया? रिपोर्ट क्यों नहीं आई? एक मिनट ना, बिहार में हो गया, राजस्थान में हो चुका है, कर्नाटक में हो चुका है, क्लियर क्यों नहीं की गई अभी तक? छोड़ दो, रिपोर्ट क्यों नहीं आई? पांडे जी कहो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें, दूसरी सरकार चुन लेगी, फिर हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो? आपको किसके लिए बनाया? जनता आपको जनता के लिए रोटी खाने के लिए बनाया क्या? अपने लोगों को पालने के लिए बनाया क्या? अपने बच्चों को बनाने के लिए बनाया क्या? सरकार जनता चुनेगी। पहले मेरी बात सुनिए, पहले एक और बात सुनिए पांडे जी, आप डिरेल मत करिए। अभी आप ही लेक्चर दे रहे थे। आप बात या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं हो रही। सत्ता आपकी है, सवाल आपसे होंगे। सत्ता हमारी नहीं है, सवाल आपसे होंगे पांडे जी। सत्ता आप चला रहे हैं, ठीक है, आपसे देश की अपेक्षाएं हैं। ठीक है राशन, हमारे लिए तो हमारे लिए जनता को बुरा लगा होगा, तभी आपको चुना है। ठीक है आप डिरेल ना करना। आप क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं चाहते? आपको जैसे आरक्षण मिल रहा है। आप लोग देश को बांट रहे हैं, हमारे लिए गरीब है, हम उनको कर रहे हो, तो कह रहे हैं आप देश को बांट रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, आप क्यों वर्मा लिखते हो? मैं क्यों शर्मा लिखता हूँ? एक मिनट, ये क्यों पांडे लिखते हैं? चलो आपसे पांडे जी एक बात कहते हैं, वर्मा जी और हम तीनों कर लेते हैं, अपने नाम से सरनेम हटा लेते हैं। आप लोग थोड़ा समझदारी वाली बात करें। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र भाई देखिए, यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात हो रही है। बिहार में तो रिपोर्ट कार्ड आ गया, आप लोग बड़े खुश नजर आए, आप लोग सभी लोग खुश हैं, इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस जो है बड़ा खुश है। ठीक है, लेकिन ऐसे में राजस्थान में भी हो चुका है, कर्नाटक में हो चुका है, रिपोर्ट कार्ड वहां पर पेश नहीं की गई। लेकिन अब यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड तो इन्होंने पेश कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा? उन जातियों का क्या किया जाएगा जिसका हो गया भैया इतने जाति हैं, ये इतने जाति हैं, ये इनका इतने परसेंटेज। हमारी यही मांग थी। डॉक्टर लोहिया जी कहा करते थे 100 में 60 पिछड़े, 100 में 60। हमारी तो यही थी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई अगर जाति जनगणना होगी तभी ये मेथड पूरा होगा। और ये बिहार सरकार का बहुत ही अभूतपूर्व कदम है, उन्होंने जाति जनगणना कराया, और इससे कम से कम सबको इस बात का एहसास हुआ कि आज के दौर में किसकी कितनी जो है जन सहभागिता है, कितनी उसकी हिस्सेदारी है, और सरकारी नौकरियों से लेकर के सार्वजनिक उपक्रमों में उनकी क्या हिस्सेदारी, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप आरक्षण के नाम पर हल्ला मचाते हैं, आरक्षण लगातार मिल रहा है, लेकिन
जो जमीनी हकीकत है आज वो कहीं है ही नहीं है। नौकरियों में जिन लोगों का प्रतिनिधित्व 10-14%, 26% और या अन्य पिछड़े वर्ग को मिला करके करीब 60% के ऊपर है, उसके बाद भी नौकरियों में वो कहीं 10%, 12% भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। दलित आरक्षण पिछले कितने सालों से चल रहा है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आसपास भी नहीं है। तो हमारी जो मांग है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के हिसाब से उनको उचित प्रतिनिधित्व हर जगह मिले। सिंपल सी बात है। लेकिन एक चीज है ना धर्मेंद्र भाई, एक चीज बताइए ना, आपने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ठीक है, आपने ये कहा, आपकी बात भी मान ली जाए। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए, अगर की मैं बात कर रहा हूँ, 1% की बात कर रहा हूँ मैं, 99% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। अगर यहाँ पर सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट अगर वो कह दे कि आप लोग कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अब हिस्सेदारी में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो ज्यादा हैं, अब यहाँ पर वो कह दे कि हम जाति को छोड़िए, अब आप हिस्सेदारी की बात करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कम हैं, तो हम उनको भागीदारी ज्यादा दे देंगे, इनको फिर कम दे देंगे, चलेगा आपको? नहीं, ये कहीं प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न ये खेला हो जाएगा, फिर यही तो खेल है सर। अगर वो खेला कर देंगे तब क्या करेंगे? वो वही चीज कहेंगे भाई, अगर बीजेपी ने कह दिया तो क्या कर लेंगे, आप क्या करेंगे बताइए? नहीं, बिल्कुल कहे बीजेपी है कि मुसलमान अगर 18%, 20% है तो उनका आरक्षण दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, हमें क्या आपत्ति? जिसकी और हिंदुओं को आरक्षण ज्यादा दिया जाएगा तो कोई आपत्ति तो नहीं है आप लोग को? भाई यहाँ हिंदू और नहीं, यहीं पर तो बात है, आप लोग कहते हैं ना हिंदू मुसलमान की बात कहते हैं सर, मैं इसीलिए इस बात को रख रहा हूँ, मैं इसीलिए इस बात को रख रहा हूँ। भाई हमने क्या कहा? हम कह रहे हैं जिसकी जितनी, मतलब मान लीजिए दलित है 18%, 19%, 30%, आप दलित को दीजिए, पिछड़े जो है फंस गए, नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे हैं, फंस गए, धर्मेंद्र भाई फंस गए, सामान्य का आप देख लीजिए। और अगर मुसलमान अल्पसंख्यक जो है उनको भी दीजिए, हम पहले ही कह रहे थे महिला आरक्षण बिल लाए, जो आबादी के हिसाब से आप दलित महिलाओं का, पिछड़ी संख्या, पिछड़ी वर्ग की महिलाओं का या पिछड़ों का, और उसी के साथ साथ अल्पसंख्यकों का भी आप आरक्षण करिए। हम तो उसको मांग ही रहे हैं, हम तो संसद में हमने मांग किया, इसमें मांग तो रहे हैं, अब जब कर दे तब क्या होगा? तब खुश रहे आप लोग चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। राज शर्मा जी, जनता पार्टी यही चीज तो नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती? वो तो कह रही है जातिगत जनगणना नहीं, लेकिन अगर आप लोग के दबाव को मानते हुए बीजेपी ने एक समझिए, अगर बीजेपी ने ये कर दिया, उसने कहा ठीक है, आप हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं, आपने जातिगत जनगणना करा ली, सबसे ज्यादा हिंदू भागीदारी है हर चीज में, तो क्या आप लोग इस चीज पर कायम रहेंगे कि उनको ज्यादा भागीदारी दी जा रही है हर चीज में? नहीं, पहली बात तो ये जानिए कि मुसलमानों में भी पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग। सर मैंने पिछड़े और मैंने तो पिछड़ों को हटा दिया, अभी मैंने तो उनको हटा के मैं बोल लिया हूँ, मैंने तो उनको हटाकर बात कर रहा हूँ। मैं अभी दो समुदाय की बात कर रहा हूँ। आरक्षण की बात देखिए, फिर आप गुमराह कर रहे हैं। हिंदू आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकता। अब चलिए, अब हम इसी पर आ जाते हैं, अब मैं इस पर आ जाता हूँ धर्मेंद्र भाई। ये इसीलिए मैंने 1% बात की थी, मैंने 1% की बात की थी। केवल समाज के 2-4% लोग ऐसे ही हैं जो 70% नौकरियों में, 70% सार्वजनिक उपकरणों में जिनकी हिस्सेदारी है वो, और जबकि जमीन पर उनकी जो आबादी के हिसाब से भागीदारी है वो 2%, 4%, 8% है। ठीक है राज शर्मा जी, इम्बैलेंस जो है इसको बैलेंस किया जाना ही। राज शर्मा जी, अगर यादवों की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, कुर्मी की जनसंख्या कम है, उसने आपकी कॉल को, कुर्मी की जनसंख्या कम है, यादवों की ज्यादा है, पंडितों की ज़्यादा है, या फिर और भी जो है हर वर्ग के लोग हैं, आप लोग तो उच्च जाति में सब लोग आ गए, यादव, कुर्मी और भी जो जाति के लोग हैं, तो ऐसे में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि अगर यादव 17% है, एक बात कह रहा हूँ मैं, इतने हैं कि नहीं, हम उस पर नहीं जा रहे, हम एक बात कह रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि यादवों की संख्या अगर मान लीजिए 50 है, कुर्मी की संख्या मान लीजिए 45 है, अब 5 ज्यादा है तो उनको हिस्सेदारी हम ज्यादा दे देंगे भैया, क्योंकि उनकी भागीदारी ज्यादा है, यही है ना? मैं मनीष भाई एक चीज बता दूं, मैं बिल्कुल खुलम बात बोलूंगा, जो ये जाति गणना है ये पहले हो जाए,
फिर रिजर्वेशन बात की बात है कि क्या होगा। एक बार हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन सी जातियां ये कहाँ कब कहाँ रहती हैं, और ये किसी भी प्लेस की नहीं, खाली बिहार की बात नहीं हो रही, खाली यूपी की बात नहीं हो रही, राजस्थान की नहीं हो रही, ये बात हो रही है पूरे देश की। हमें देश में ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जाति कितनी हैं। पहले तो यही पता चले, बाद में देखा जाएगा, बाद में भी सब लोग करेंगे। बाद में क्या, वही तो बात नहीं आ रहा बात। अब यहाँ पर तो हिस्सेदारी भागीदारी की बात हो रही है। अब आप अच्छी बात कर रहे हैं कि पहले हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो सवाल यही है, सवाल यही उठ रहा है कि आखिर उसके बाद क्या बीजेपी सवाल उठा रही है। ठीक है मनोज पंडित जी, भाई ये अभी कंफ्यूजन में है लोग। आप ये चाह रहे हैं कि हो तो जाए, लेकिन अब हो जाए, अब हिस्सेदारी भागीदारी क्या होगी ये आने वाला समय बताएगा। अब क्या चीज है उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट अभी कुछ तैयार नहीं है। अब मनीष भाई आप ये देखिए, इन्हीं के पार्टी के नेता ने पार्लियामेंट में कहा कि या तो आप आंकड़े सार्वजनिक कीजिए, ठीक है, अगर आप नहीं करते तो हम कर देंगे, अगर आप नहीं करते तो हम कर देंगे, हमारे पास सारी चीजें हैं। अगर आपके पास सारी चीजें तो आप कर दीजिए, किसने रोका है आपको? भाई हमने तो नहीं रोका ना, ये आपका चैनल है, आप डिसाइड करेंगे कि इस चैनल पे किस मुद्दे पे डिबेट करेंगे। ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता ना, ये राज शर्मा जी डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो आपको तय करना है। ये इनकी पार्टी है, इनकी पार्टी तय करेगी कि अगर इनके पास आंकड़े हैं तो पेश करें। भारतीय जनता पार्टी नहीं रोक सकती। अभी बिहार ने जातिगत आंकड़े पेश किए, आप देखिए 63% ओबीसी, ठीक है, 15%, 15.2% जर्नल, एससी 19%, बाकी सब जोड़ जाड़ के 90% बैठा दिए, मुस्लिम 10% पे, 11% पे। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो हैं, ये आंकड़े का आधार क्या है, आंकड़े कितने सच हैं, कितने ठीक नहीं है, क्या है, ये तो बात की बात है। पर लेकिन हमें राजनीति मुद्दों पे करनी चाहिए, हमें राजनीति विकास के रास्ते पे करनी चाहिए। हम खाली ये कर लेंगे, अभी तो ये कर लो, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है, अभी ये कर ले फिर हम ये देखेंगे, ये सब चीजें नहीं। लेकिन जवाब बस एक बात का ये जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। आज आप चीजों को डिसाइड करेंगे, ये आप जातिगत, एक मिनट पंडित जी, एक मिनट, बस एक सेकेंड, आप ये देखिए कि ये जनगणना कराने में सरकार का इतना पैसा खर्च होता है, इतनी चीजें होती हैं, इतना तंत्र लगता है, और घर घर जाके चीजें करके जब सारे आंकड़े आपके पास आते हैं तब जाके चीजें लाते हो। अरे जितना समय, जितनी चीजें इनमें लगाएंगे उतने में तो हम लोग सिस्टम को आगे ले जाएंगे। और जो चीजें हैं वो सबके पास आंकड़े हैं। किसी भी विधानसभा में ले लीजिए, किसी भी लोकसभा में ले लीजिए, किसी भी गांव के ब्लॉक में ले लीजिए, किसी भी तहसील में ले लीजिए, सबके पास सारे आंकड़े हैं, कुछ छुपा नहीं है जी। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, 82% जो है हिंदू हैं वहाँ पर बिहार में, जो आंकड़े आए हैं 17% मुस्लिम आबादी के लोग हैं। कहा जा रहा है, ये भी सामने निकल कर आया है कि जो हिंदू की जो जनसंख्या है वो बिहार में घटी है बढ़ने की अपेक्षा। चलिए वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है, जैसा कि अभी मनोज पंडित जी भी कह रहे हैं और अभी राज शर्मा जी भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र भाई आप कह रहे हैं हिस्सेदारी भागीदारी की। अब यहाँ पर बात यह है कि पहले हो जाए उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब बिहार, लगता है धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया। राज शर्मा जी देखिए, बिहार में 82% के लगभग जो है हिंदू हैं, और अब जो आई है रिपोर्ट 17% के लगभग आपका मुस्लिम है। अब जो राजनीति, हिंदू की राजनीति बीजेपी करती है, मुस्लिम की कहा जाता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो करती हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि राज शर्मा जी, यहाँ पर आप जाति जनगणना की तो पूरा एक पिक्चर तैयार कर दिया गया, रिपोर्ट तैयार कर दी गई बिहार में, लेकिन जब राजस्थान और कर्नाटक की बात होती है तो सब लोग चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा क्यों? चुप्पी कहाँ साधी भाई, बिहार के मुख्यमंत्री ने कर दी, राजस्थान के मुख्यमंत्री मना तो करे, ये मना कर रहे हैं, बताओ आपको मना नहीं कर रहे हैं। हमारा तो मानना, हमारी कर देते ना। मैं जो पार्टी का स्टैंड है मैं वो कह रहा हूँ मनीष भाई कि हमारी पार्टी नहीं चाहती है, तो फिर राजस्थान में तो अब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में पहले क्यों नहीं किया गया इसको? लगता है हमारे मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हम दोबारा संपर्क साधेंगे अपने मेहमानों से। लेकिन जो देखिए इस पूरे हमें
फ्रेम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात हो रही है और बीजेपी ने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया है जातिगत जनगणना को लेकर। उसने कहा है कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि लोग बटे और हमारे लिए गरीब ही हर वर्ग के लोग हैं। मतलब वो उनके लिए जो गरीब है उनका कहना यह है हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहे अगड़े वर्ग के हों चाहे पिछड़े वर्ग के हों, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो जातीयगत जनगणना की देखिए यहाँ पर बात हो रही है, अति पिछड़ा की बात हो रही है, जिसको नीतीश कुमार इसी अति पिछड़ा को लेकर काफ़ी इन्होंने चुनाव प्रचार में अति पिछड़ा किया था, जिसके बाद फिर से वो सत्ता में आए थे। 36.01% वहाँ पर लोग हैं। पिछड़े जाति की बात कर दें तो पिछड़ा जो है 27.12% लोग हैं। एससी की बात कर दें 19.65% लोग हैं। एसटी की बात कर दें 1.06% लोग हैं। अगले की बात कर दें तो 15.52% लोग जो हैं वो बिहार में हैं। ऐसे आंकड़े पेश किए गए हैं। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी के पास फिर से चलते हैं हम। धर्मेंद्र सिंह जी, अब यहाँ पर सर बात ये हो रही है कि यहाँ पर जातीय जनगणना की जब बात होती है, राजस्थान में हो चुकी है, कर्नाटक में हो चुकी है, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। अब यहाँ तो चुनाव भी आ गए, अब ऐसे में पहले लागू किया जा सकता था। तो आप लोग को बोलना चाहिए कि भाई आप लोग के लिए तो बढ़िया होता, ब्रह्मास्त्र वाला काम होता। आखिर किस बात की देरी कर रहे थे ये लोग? देखिए, रिजर्वेशन लागू करना ये संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार का विषय है। जनगणना जैसा महत्वपूर्ण निर्णय भी केंद्र सरकार, आपने देखा किस तरह भारतीय बिहार ने लागू, बिहार ने किया ना, बिहार की सरकार ने किया ना। मेरी बात पूरी हो जाने दे। बिहार में कैसे हुआ, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट भी चली गई। हाँ बिल्कुल, कोर्ट से फैसला आया। जनगणना कराना सरकार के हाथ में था, बिहार सरकार ने कराया, उनको मैं बधाई देता हूँ। लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंट करना, देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना चालाक कहती है मैं बंटवारा नहीं चाहती है। भाई किसी को हक देना है, बंटवारा कैसे हो गया? इसमें आपकी नीयत साफ नहीं है। अगर किसी को हक देने से बंटवारा हो जा रहा है तो आपकी कैसी नीयत है कि आप सारी मलाई खा जाना चाहते हैं? इस सबके हक और हुकूक आजादी के बाद से वो जमींदारी हक कैसे देंगे सर? हक कैसे देंगे मुझे बताइए ना, हम भी जानना चाहते हैं। हक कैसे देंगे? हम ये कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक करें और ये एक नीति से बताएं कि जो है मैंने तो कहा एक लाइन की बात है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब यहाँ पर अगर यादव समाज ज्यादा है तो उसकी भागीदारी ज्यादा हो गई। ऑब्वियसली जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, तो सर आप बढ़ा कहाँ रहे हैं समाज को? समाज पर तो ये फिर एक बुरा असर पड़ेगा, ये आप नहीं समझ रहे हैं? भाई देखिए, बुरा असर क्यों पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा सर? अकेले जो है नहीं, आप अकेले सारे संसाधनों पे देश के कब्जा करके बैठे रहे। कौन बैठा है सर? कौन बैठा है? अकेले संसाधन पर कब्जा कर कौन बैठा है? भाई कुछ लोग। रिजर्वेशन का प्रावधान हमारे संविधान में है कि नहीं है? धर्मेंद्र भाई हमको ये बताइए। रिजर्वेशन का संविधान देखिए, संसद में दलित 80 सीटें हैं। पिछड़ों के लिए नहीं होनी चाहिए? पिछड़ों के लिए भी तो होनी चाहिए। भाई आज जो दलित आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन है ना, संसद द्वारा ही दिया गया है। तो एक जो उस समय उन्होंने दलितों का एक पूरे देश में जो सर्वे, उनके हिसाब से जो उनको हुआ होगा कि लगभग इतने %। अच्छा एक धर्मेंद्र भाई एक चीज को क्लियर कीजिएगा, एक चीज को क्लियर कर दीजिए। आप अभी सीट की बात कर रहे हैं, अच्छा आप अति पिछड़े जाति के किसी को आप सीट दे देते हैं तो क्या वो सीट मान्य नहीं होगी? वो उस पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा? मतलब नहीं, अब नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अति पिछड़ों के लिए क्या सीट उट नहीं दी गई, अभी आप बोल रहे हैं ना, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ धर्मेंद्र भाई कि अगर किसी अति पिछड़ों को अगर आपने सीट दे दी, किसी अति पिछड़ी जाति के किसी भी शख्स को सीट दे दी आपने, तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। लड़ेगा ना? सीट पर हर कोई लड़ सकता है, लड़ सकता है ना? अच्छी सीट पर है ना, लड़ सकता है ना? तो फिर इसमें क्यों बांट रहे हैं आप लोग? हम मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। जो मिला है उसमें खुश रहे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। वो आरक्षण को खत्म, जो गरीब के कमजोर तबके हैं उनको ऊपर आना नहीं देना चाहती। यही तो उनकी नीयत है कि अल्टीमेटली। अरे सर ये बताइए, आरक्षण इसलिए हुआ था कि समाज के वो तबके जिनको बराबर अवसर नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद उसको बार बार बढ़ाया भी गया है सर उसको। अच्छा ये जो आरक्षण दिया गया था कितने साल के लिए था? क्या कह रहा हूँ, जब तक वो मुख्य धारा में नहीं आ जाता सर उसको बाद में आप लोगों ने खिलौने की तरह बना लिया। उस बात को भी समझिए, आप लोग खेल रहे हैं लोगों के साथ, समाज के साथ, इस बात को भी समझिए। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि वो जो है वो बिल्कुल
चाहती नहीं कि जो गरीब कमजोर तबके के लोग हैं मुख्य धारा में आ सके, वो अपने हक की बात कर सके, वो भी अपना अधिकार जान सके, उनके अंदर शिक्षा हो सके। हम कह रहे हैं प्रतिनिधित्व हो सके। ठीक है धर्मेंद्र भाई, बीजेपी जो है नहीं, हम मुख्य धारा की बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, एक लड़का जो किताब के लिए तरस रहा है और एक जिसके पास कंप्यूटर से लेकर के सारी सुविधाएं, उन दोनों के बीच आप कंपटीशन कैसे करा सकते हो? उसका एक ही चीज है कि उसके बराबरी पर ला के बैठाने के लिए रिजर्वेशन एक विकल्प उस समय के हमारे। अच्छा, अब रिजर्वेशन हो नहीं, अब आप भागीदारी की बात कर रहे हो, अब यहीं पर फिर हम आ जाएं। आप कह रहे हो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मान लीजिए अगर कुर्मी समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, अब हम यादव को नहीं लेंगे तो आप कहेंगे कि तंज कस रहे हैं, हम कुर्मी समाज को कह ले रहे हैं। कुर्मी समाज को सुनिए मेरी बात को, अब आप कह रहे हैं कुर्मी समाज के लोग ज्यादा हैं, ठीक है, यादव समाज के लोग कम हैं, उनको हमने हिस्सेदारी ज्यादा दे दी। अब मान्यवर ये बताइए कि अब वही लोग जब बैठ जाएंगे, आप कंप्यूटर और वहां सिस्टम पर बैठ गए, और जो लोगों की संख्या कम है, अति पिछड़ों में भी कई ऐसी जाति हैं कम है, वो वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? भाई कहाँ खड़े हो जाएंगे? हम ये कह रहे हैं जिसकी कम है उसको कम मिलेगा, जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा मिलेगा। इसमें कौन सा इम्बैलेंस बिगड़ गया? ये तो क्यों नहीं बिगड़ेगा सर? यही तो सारा खेल है, यही तो नहीं समझ रहे आप, क्यों नहीं बिगड़ेगा? यही तो डर पैदा करना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, जो आप कह रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए, हम कह रहे हैं हम एक गाँव में 100 लोग हैं, ठीक है, और एक गांव में 1000 लोग हैं, तो 100 वाले में 10 लोग नौकरी पा गए, 1000 वाले में 100 लोग नौकरी पा गए, तो कहाँ बैलेंस बिगड़ गया? सर बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, सर बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि एक परिवार में पिताजी के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों में अगर हम बराबर की हिस्सेदारी नहीं करते हैं, एक बच्चे को कम देते हैं, एक बच्चे को ज्यादा देते हैं, तो वहां पर क्या बच्चा लड़ाई नहीं करेगा? बच्चा कहेगा पिताजी ये बताइए क्या हमारे में क्या गलती थी, हम छोटे हैं तो क्या आपने हमें कम हिस्सा दे दिया और बड़े को ज्यादा हिस्सा दे दिया क्योंकि बड़ा होना। फिर आप समझना नहीं चाहते हैं, आप क्योंकि समझना नहीं चाह रहे, हम ये कह रहे हैं इस देश के नागरिक सब बराबर है। बस मैं यही चाह रहा हूँ कि नागरिक सब बराबर है महाराज, तो हिस्सेदारी भागीदारी मत बांटिए। ठीक है, ठीक है, जो मुख्य धारा में जिसको अवसर नहीं, ठीक है मनोज पंडित जी, संख्या इस देश में 10% है, एक ही है, किसी 15 है तो 15 है। ठीक है मनोज पंडित जी, मनीष भाई, हम भी यही भाई के मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि देश के हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू एक ही है, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। इसके लिए जो योजनाएं हैं, जो बनाई गई सरकार की योजना है, उसका लाभ सबको मिल रहा है। आप ये देखिए, आइए किसी व्यक्ति को आरक्षण मिल गया, उनके पिताजी ने आरक्षण ले लिया, मान लो IAS हो गए, तो क्या उनका बेटा उसका लाभ नहीं ले रहा? उनका बेटा भी लाभ ले रहा है, उसका एक ही परिवार को लाभ मिल रहा है, दूसरे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक सोचने का विषय है ना कि जिनको लाभ मिल रहा है वो लाभ लेते जा रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा वो नीचे रहते जा रहे हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजना ऐसी हैं कि अगर लाभ देना है तो आर्थिक आधार पर लाभ दीजिए, जातिगत जनरक्षा क्यों लेके आनी है, क्यों चीजों को करना है। और योजनाएं ऐसी हैं, योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति और हर समाज के व्यक्ति को मिल रहा है और ऐसी योजनाएं बनाई गई है। अगर जो प्रधानमंत्री फ्लैट आवास योजना है उसमें कोई नाम पूछ के या ये पूछ के तो फ्लैट नहीं दिए जा रहे कि आप किस जाति के, आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि अब आप ये जाति वाला गेम खेलना बंद करो, अब आप मुद्दों पे बात करो, अब आप विकास की बात करो, अब आप सुरक्षा की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आप काबिलियत जहां से लानी है वहां की बात करो। राज शर्मा जी, भाई साहब हम लोग कहाँ बात होगी तो फिर कहाँ कौन सा विकास हो रहा है? सुनिए ना राज शर्मा जी, हम चांद पर पहुंच गए, चांद का सफर हमने तय कर लिया, 2023 के आधुनिक युग में जो जी रहे हैं, ठीक है। अरे मनीष भाई, क्या मतलब हम लोग आज भी जाति के लिए लड़ रहे हैं? अरे सुनो तो, चांद पे पहुंच गए, मैं भी खुश हूँ, लेकिन एक आम जनता से तो पूछ लो सरसों का तेल कितने का है। पांडे जी तो कह रहे हैं, पंडित जी कुछ कम हुआ है सरसों का तेल, डीजल कितने का है सर? सरसों का तेल कुछ कम हुआ है। अब इन्होंने विकास कौन सा है? विकास अमित शाह के बेटे का विकास है, वह धूमल साहब के बेटे का विकास है, राजनाथ सिंह के बेटे का विकास है, नारी सुरक्षा कहाँ है आपकी उसमें? डीपीटीपी रॉबर्ट वाड्रा जी का विकास है। अरे छोड़िए आप, वो छोड़िए, हैज गॉन बाय गॉन। अरे पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात बोली, विकास की बात हो, नारी की सुरक्षा कहाँ है? नारी सुरक्षा सुरक्षित है?
कहाँ नहीं है बताइए, नहीं कहाँ नहीं है, बताइए। आप मुझे बताओ, बताइए, आप बताइए, चलो कहाँ सुरक्षा नहीं है बताओ। मध्य प्रदेश में 12 साल की 14 साल की लड़की घूमती क्या रही। हुआ पता है, क्या हुआ क्या हुआ? पता है? सुनिए क्या सुनिए पता है सुनिए आपको क्या सुनिए हुआ? अरे पूरी बात सुनने तो दो। लड़के का सुनिए, अरे एनकाउंटर बोल, हो गया, अरे आपको सुन मालूम है तो क्या? लो। उस अरे लड़के का सुन तो लो। एनकाउंटर हो गया, अरे ऐसी सुन तो सजा लो। उसको मिली कि आने अरे वाली पीढ़ी में एक कोई देखेगा तो जो रोंगटे खड़े हो पीताम्बर जाएंगे पीला और आदमी वस्त्र काम पहन नहीं के कर पाएगा। गुस्सा कभी नहीं होना है। पीला नहीं, वस्त्र गुस्से- पहना हो तो गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल मेरे नहीं। मित्र, मैं गुस्सा नहीं हूँ पंडित जी, गुस्से की गुस्सा बात नहीं है। मेरी बात पूरी खत्म तो होने दो। हाँ बताओ। अरे बताओ। मेरी बात तो मैं कह रहा हूँ वहां लड़की घूमती रही और वहां की पुलिस फोर्स प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी रही। बात एनकाउंटर हुआ, ये बात की है, ऐसा हुआ क्यों ये बताइए आप। अच्छा आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में रिक्शे वाला विदेशी को छेड़ देता है, जो कि हम लोग विदेशी को बहुत रिस्पेक्ट, क्योंकि वो देश की इज्जत का सवाल होता है। यूपी में बताइए, मुख्यमंत्री से 2 किलोमीटर की रेंज में। सीतापुर में लड़की को चांटा दरोगा जी के सामने मार दिया जाता है। आप बताइए, सीतापुर से ट्रॉमा सेंटर में एडमिट नहीं हो पाता है पेशेंट। तो नहीं, मैं बताऊं आपको, प्रवक्ता होने के नाते हम मानव हैं, इंसान हैं। मैं दिल की बात से बोलना पसंद करता हूँ, मैं इतना भी नहीं झुकूंगा अपने क्या स्वाभिमान पे। बात, दिल की बात आपकी हमने सुनी बड़े आराम से। एक मिनट अच्छा, मनोज भाई, मनीष दिल भाई। की बात, एक मिनट मनोज भाई, दिल की बात आपकी सुनी बड़े आराम से, तसल्ली से। हम मध्य प्रदेश की बात सुन ली हमने, यूपी की बात सुन ली, लेकिन महाराज राजस्थान पर चुप्पी आपने साध ली है। ठीक है।